So we'll start with JEE के PYQs of magnetic effect due to electric current. Of course, we will be solving only selected questions. पहला क्वेश्चन तो इजी है, nothing to solve. A magnetic field can be produced by a moving charge, yes. और changing electric field, yes. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो भी उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. वो कैसे होता है हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में. तो यू हैव टू नो इट इज बोथ ऑफ दिस. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू रिमेंबर, ये आपका नीट का भी PYQ था क्या? ये एक वायर था जिसमें रेडियस ए दिया था a/2 पे, a/2 डिस्टेंस पे और 2a डिस्टेंस पे. आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा था, मतलब इनसाइड द वायर एंड आउटसाइड द वायर. तो याद है कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने. तो वी हैव सॉल्व्ड दिस एंड सो विल नॉट रिपीट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल. तो दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन डिटेल्स. क्वेश्चन नंबर 3. A steady current I goes through a wire loop PQR having shape of a right angle triangle with PQ equal to 3x, PR equals to 4x and QR equals to 5x. If the magnitude of magnetic field at P due to this loop is K mu 0 I upon 48 pi x, find the value of K. तो जो JEE के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी ये आ सकता है. गुड. तो क्योंकि K की वैल्यू पूछी है इंटीजर टाइप, यू कैन एंटर. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. इज अ गुड क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन. हमारे पास एक लूप है इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो एक लूप है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक लूप है हमारे पास. तो यू हैव दिस एज P, लेट अस से PQ, इसको Q बोल देता हूँ, इसको R बोल देता हूँ. तो ये जो PQ साइड है दैट इज 3x, उसके बाद PR साइड इज 4x एंड दिस इज 5x. इसमें से एक करंट पास हो रहा है. देयर इज अ करंट पासिंग थ्रू दिस लूप. लेट अस से करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज. डज नॉट मैटर रियली कि तुम क्लॉकवाइज ले रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. गुड. आपको पूछा है इस करंट की वजह से P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट फील्ड इज K mu 0 I upon 48 pi x and they are asking you what is the value of K. क्वेश्चन समझा? JEE का लेवल है तो ऑफकोर्स गुड लेवल है. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 3x 4x 5x ये साइड का लेंथ दिया हुआ है आपको. इसमें से करंट I पास कर दिया. उस I करंट की वजह से P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो है K mu 0 I upon 48 pi x. यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K. गुड. तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी ड्यू टू PQ, QR एंड RP, राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be due to PQ, due to QR and due to RP. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ एंड ड्यू टू RP will be equal to 0. क्यों? याद है क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने आपको बोला था कि ये एज अ ट्रिक यूज करना. जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, अगर वो करंट के आगे है सेम लाइन में या करंट के पीछे है सेम लाइन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0. क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायोट-सावर्ट लॉ में अगर याद होगा IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर, साइन थीटा. तो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट, अगर PQ को मैं देखूंगा तो P पॉइंट पीछे है, मतलब एंगल कितना है? 180. व्हाट इज साइन ऑफ 180? 0. इफ आई टेक दिस RP के केस में P पॉइंट आगे है तो एंगल कितना है? 0 है. तो व्हाट इज साइन 0? 0. तो टाइम वेस्ट बिल्कुल करना नहीं, ये 0 आएगा सिंस इट इज इन लाइन विथ करंट. तो इन लाइन विथ करंट अगर हो, इन लाइन मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, आगे या पीछे, तो अगर इन लाइन विथ करंट हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आता है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. तो सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR. अब ये QR इस साइड ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया?
तो हाउ टू सॉल्व, नाउ यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दिस इज नॉट अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दिस इज स्ट्रेट वायर. क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला अलग होता है, स्ट्रेट वायर का अलग होता है. नॉर्मली क्या होता है हमारे दिमाग में एक ही चीज है, स्ट्रेट वायर है ना, म्यू 0/4/2I बाय आर. गलत है, वो इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का होता है. इज इट एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर? नो. ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यस. ये स्ट्रेट वायर है, यस. इट इज नॉट इन्फिनाइट वायर. तो इन्फिनाइट वायर नहीं हो, फाइनाइट हो, तो हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड? मैंने स्क्वायर वाला केस बताया था आपको, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, या फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा. तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं ऐसा. नाउ यू शुड नो, ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 90, वो तो 90 है, दिस एंगल इज 90. इसमें से एक एंगल 60 बनेगा, एक एंगल 30 बनेगा. क्यों? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 है, उन दोनों का कैसे बोल पा सकते हो? हाउ कैन यू से अबाउट दिस एंड दिस? चलो इसको θ1 बोलता हूँ, इसको θ2 बोलता हूँ. व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? विच साइड बाय विच साइड? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके. एंड तो साइन θ1 क्या आएगा? 4/5. व्हाट इज 4/5? 0.8. कितना? 0.8. साइन की वैल्यू 0.8 कौन से एंगल पे होती है? 53. हाउ अबाउट दिस, इफ आई टेक साइन ऑफ θ2? 37. फिर मैंने बोला 30 और 60 बनेगा, तुमने हाँ क्यों बोला? यू सेड यस. व्हाई? तो मुझे तो पहले आपसे ये एंगल्स समझने हैं, ये एंगल समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो ठीक है, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ भी नाम दे दो तुम. इफ यू वांट यू कैन गिव एनी नेम टू एनी एंगल. इसको अल्फा बोलना है, नो प्रॉब्लम, दिस इज अल्फा. इसको बीटा बोल दो, डजंट मैटर. अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है. क्यों? वाई? हाँ, अल्टरनेट कहां से दिख गया ये? वाई? एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर अल्फा है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस आल्सो अल्फा. एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर बीटा है, इन दोनों लाइन में एंगल कितना है? बीटा है. ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, इसको, है ना. और देखो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है और ये लाइन किसको परपेंडिकुलर है? इसको. तो ये भी क्या हुआ? बीटा. इन दोनों में एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस को, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या आया? बीटा. फिर ये क्या आया? अल्फा. गुड. ये पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. वेरी गुड. गुड. देन यू शुड नो, यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला? ये भी मैंने बताया था स्क्वायर के केस में, μ0/4π. पक्का क्या? μ0/4π. आगे I बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. चलो वेरी गुड. गुड, सही है. तो अभी साइन अल्फा और साइन बीटा तो तुमको मिल जाएगा ना डायग्राम से. व्हाट इज साइन अल्फा फ्रॉम डायग्राम? व्हाट इज साइन अल्फा? अभी तुमने ही बताया. व्हाट इज साइन अल्फा? साइन अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कितना हो गया? 3/5. एंड व्हाट इज कॉस अल्फा? सॉरी, साइन बीटा 4/5. साइन बीटा इज 4/5. ये तो मिल गया तुमको. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर इज μ0/4π I बाय आर 3/5 प्लस 4/5 बराबर. हाउ मच इज दिस? 7/5. 7/5. वेरी गुड. आपको क्या बोला है? μ0I/48πx इन टर्म्स ऑफ x है. यहाँ पे x कहीं पे आया क्या? नहीं. तो x मतलब ये जो r है, व्हाट इज दिस r? दिस r इज द डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट.
ये आर क्या होता है? आर ये जिस पॉइंट पे तुम फील्ड निकाल रहे हो उससे वायर का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आर। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे x नहीं आया, अभी x को लाना पड़ेगा। x को कैसे लाओगे? आपको r को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। हाउ डू यू राइट डाउन r इन टर्म्स ऑफ x? जिनको अभी भी नहीं समझा मैं बता देता हूँ। हमारे पास अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर हो, फाइनाइट लेंथ का वायर हो, फाइनाइट लेंथ का वायर हो, वो एक पॉइंट पे फील्ड जनरेट कर रहा है। मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, वो एक पॉइंट पे फील्ड जनरेट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये पॉइंट है P। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, इसके वायर के एक एंड को उस पॉइंट से और दूसरे एंड को उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा, जो भी नाम देना है वो, इसको बोल देते हैं बीटा। और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस पॉइंट पे कितना फील्ड जनरेट करता है, म्यू 0/4 पाई I by R। कौन सा R? दिस डिस्टेंस इज R। साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, दैट इज द फॉर्मूला दैट यू शुड नो, जो हमने अप्लाई किया। हमने साइन अल्फा साइन बीटा फाइंड कर लिया, तो यहां तक तो आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिया है इन टर्म्स ऑफ x दिया है, इन टर्म्स ऑफ x, तुम्हारे पास है इन टर्म्स ऑफ r। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं r को इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखूं। तो हाउ डू राइट डाउन r इन टर्म्स ऑफ x? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ऐसा तुम अज्यूम कर रहे हो, वैसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। अगर ऐसा है, इफ यू आर सेइंग दैट, तो इन दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए, और आता है। गुड। तो ये 90 है, रिमेंबर दिस इज 90। इफ दिस इज 90, दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें पाइथागोरस हम लगा दो, पर वो कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता है नहीं। साइन अल्फा यूज कर सकते हो, वेरी गुड। अल्टीमेटली तुमको आर चाहिए, आर। ये हाइपोटेन्यूज बन गया। इफ आई टेक साइन अल्फा, व्हाट इज साइन अल्फा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, गुड। दिस इज व्हाट यू नीड फॉर जेडबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो तुमको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे भी साइन अल्फा ले रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ। सम ट्राइंगल आई एम यूजिंग, इसको नाम दे देता हूँ सम पॉइंट O। तो आई एम यूजिंग ट्राइंगल POR। तो फ्रॉम ट्राइंगल POR, साइन अल्फा इज अपोजिट साइड इज R अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 4x, इट इज 4x, बराबर। तो R इक्वल्स टू 4x कितना, साइन अल्फा। लेकिन साइन अल्फा खुद कितना था, 3/5। तो 4x इंटू 3/5, तो कितना हो गया ये, 12/5 इंटू x, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you have magnetic field due to QR, and that is total magnetic field also, mu 0/4 pi I by R। लेकिन R क्या आया, 12x/5, 12x/5, बराबर 12x/5। और साथ में कौन है, 7/5, साथ में कौन है, 7/5। वेरी गुड, गुड गुड गुड। ये और ये क्या हो गया, कैंसल। हाउ मच इज दिस, 48। तो 7 को बाहर रख दो, म्यू 0 I अपॉन 48 पाई x। तो बाय कंपेयरिंग व्हाट इज गिवन टू यू, इसको इक्वेशन A बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन B बोल देता हूँ। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर A एंड B, यू गेट K इक्वल्स टू 7, K की वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर C। डन। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, नहीं तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। A horizontal overhead power line, overhead, is at a height of 4 meters from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west। east से west
I am looking at you, this is east, you are looking at me, that is west. तो current ऐसा आ रहा है east to west. The magnetic field directly below it on the ground. On the ground. Ground का distance आपको दिया हुआ है. कितना है distance ground का? 4 मीटर. तो आपको पूछा है ग्राउंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी. इट्स सिंपल क्वेश्चन. पहली बात तो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है. ईस्ट से वेस्ट. इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विथ थंब आउटस्ट्रेच्ड एंड फिंगर्स कर्ल्ड. थंब शुड पॉइंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब थंब शुड बी इन वेस्ट. तो थंब अगर वेस्ट में है तो वायर के नीचे अगर आप देख रहे हो, नीचे वायर के नीचे, तो कर्ल फिंगर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? साउथ. साउथ है ना. दिस इज साउथ. दिस इज साउथ. ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ होता है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है. तो साउथ में पॉइंट कर रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ. मतलब नॉर्थ वाले तो ऑप्शन आएंगे नहीं. तो यू डू नॉट हैव नॉर्थवर्ड. तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. अब तो सिंपल हो गया. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? μ0 by 4 pi 2I by सिंपल. दिस इज 10⁻⁻⁷. 2 इंटू करंट कितना है? 100. डिस्टेंस कितना है? 4. डन. खत्म. दिस इज 200 by 4, दैट इज 50. 50 इंटू 10⁻⁻⁷, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला. ऑप्शन नंबर बी, साउथवर्ड्स. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जोक है, इजी है. ऑप्शन सी है. क्यों है? क्योंकि मैंने तुमको ऑलरेडी बता के रखा है इस टाइप के क्वेश्चन. ट्रिक्स दे के रखे हैं, बताता हूँ कैसे. 2 स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB एंड COD, मतलब एक पॉइंट कॉमन है O. AOB COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कैरी करंट्स I1 and I2. The magnitude of magnetic induction at point P at a distance A from point O in a direction perpendicular to the plane ACBD. तो पहले इसको इमेजिन करने के लिए what I'll do is I'll draw a plane, some plane. तो we have a plane. ऐसा एक प्लेन है. इस प्लेन में 2 वायर्स है, एक है AOB, एक है COD. तो you have 2 wires, AOB and COD. So let us take this wire to be AOB and other is COD. ऐसा. Good. So this is COD. This is AOB. Very good. AOB में करंट कितना है? How much is the current? I1. COD में कितना है? I2. आपको बोला है इस प्लेन से, ACBD प्लेन से ऊपर परपेंडिकुलर. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो परपेंडिकुलर मतलब ऊपर A डिस्टेंस पे. कितने डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस पे आपको फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे. दिस इज व्हाट दैट टेलिंग यू. तो जस्ट इमेजिन कर लो, ये AOB वायर था, ये COD वायर है, मतलब वायर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उसके ऊपर. अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल AOB में करंट जा रहा है AOB डायरेक्शन में. तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से वायर के ऊपर फील्ड कहाँ आएगा? बाहर, आउटवर्ड्स आएगा. आउटवर्ड फील्ड को तुम किससे नोट करते हो? डॉट से. किससे? डॉट से. तो जो पहले वायर का फील्ड है वो डॉट फील्ड है. डॉट बाहर आ रहा है, डॉट फील्ड. So this is the field of first wire. इसको मैं B1 नाम दे देता हूँ. COD wire is going inside. तो current is also going inside. Current अगर inside जा रहा है तो thumb should point inside and curled fingers. Where are the finger pointing? To the right. Very good. तो COD का जो field है B2 वो इसको perpendicular है. इसका मतलब B1 और B2 क्या है? परपेंडिकुलर है. तो B1 is perpendicular to B2. Do you remember when you have 2 perpendicular fields, what is the resultant? पता था मैंने, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. और आपको ये पता होना चाहिए
ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर म्यू 0 बाय 4 पाई टू I1 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है a, क्योंकि डिस्टेंस a था, इसका क्या करोगे स्क्वायर, गुड, प्लस B2 और B1 का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस है करंट का, फॉर्मूला तो सेम आएगा, तो ये वो आएगा म्यू 0 बाय 4 पाई टू I2 बाय a का स्क्वायर। क्या क्या कॉमन निकला, म्यू 0 बाय 4 पाई a और 2 उसका स्क्वायर और रूट के बाहर आ गया, तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2 बाय a अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ मतलब पावर हाफ, गुड। तो ये हो गया तुम्हारा 1 सा और ये आ गया 2 सा, तो म्यू 0 बाय 2 पाई a I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रेज टू हाफ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड करंट्स अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को तो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट ऑप्शन में दिखना चाहिए था, एक ही ऑप्शन था। सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर आ गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। An infinitely long conductor PQR infinitely long था, is bent to form a right angle as shown, तो infinite long था उसको तुमने bend करके 90 डिग्री एंगल बना दिया। A current I flows through PQR में से करंट फ्लो हो रहा है कितना I, the magnetic field due to this current at point M is H1. Now another infinitely long straight conductor QS is connected at Q so that the current is I2 in QR में करंट कितना है I2 as well as in QS में भी करंट कितना है I/2, not I2, I/2। The current in PQ remaining unchanged, तो PQ में जितना करंट था उतना ही करंट है। The magnetic field at M is now H2. The ratio H1 by H2 is given by, तो ऐसा करते हैं, इसको केस बाय केस सॉल्व करते हैं। तो केस 1 केस 2, केस 1 एंड केस 2, तो रिमेंबर एक काम करता हूँ, आई जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दैट, ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। देन यू हैव अ पॉइंट M, सम पॉइंट M समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे एक पॉइंट है M, ओके। देन जो पहला वायर था वो इन्फिनेटली लॉन्ग था PQ एंड देन QR, बराबर, P Q और R, गुड। केस 1, केस 2 में भी हमको सिमिलर डायग्राम लगेगा तो रख देते हैं इसको। व्हाट इज द करंट इन PQ R I, तो ये जो करंट है दिस करंट इज I। तो केस 1 में M पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको तुम डिस्टेंस कुछ भी बोल दो, ये बोल दो, तो केस 1 में M पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ड्यू टू विच टू सेक्शंस PQ एंड QR। तो केस 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको इन्होंने H1 बोला है, H1 इज ड्यू टू PQ एंड ड्यू टू QR, सही है पक्का। इज दैट अ सेमी इन्फिनाइट वायर, यस, क्योंकि आधा पार्ट इधर है तो ये सेमी इन्फिनाइट हुआ। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर, म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय R, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ इज म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय डिस्टेंस कितना बोला है मैंने A, ये इन्फिनाइट का है तो सेमी का कितना हुआ, इसका आधा, प्लस QR का कितना है 0 है, क्यों अभी तो बोला था इनलाइन है, करंट के पीछे है वो पॉइंट, तो वो तो 0 है, तो QR का कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो तुमको यहां से मिल गया H1 1/2 म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय A, दिस इज H1।
व्हाट अबाउट H2 सेकेंड केस? अब सेकेंड केस के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग, सेकेंड केस इज इंटरेस्टिंग। अब सेकेंड केस में तुमको क्या बोला है? सेकेंड केस में व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, केस 2 में व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि और एक वायर रख दिया। इन केस टू दे आर टेलिंग यू दिस कि हमने और एक इन्फिनाइट वायर रख दिया, इन्फिनाइट। Another infinitely long straight conductor QS is connected at Q so that current in QS section कितना है? I/2 और QR में कितना है? I/2। तो अब देखो केस 2 में यहाँ पे करंट है I, यहाँ पे करंट है I/2 और इसका करंट चेंज नहीं किया ऐसा बोला है। यहाँ पे कितना करंट है? I/2। तो केस 2 में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे जिसको इन्होंने H2 बोला है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QS। उसमें से जो PQ वायर था वो क्या है? सेमी इनफाइनाइट है। तो जो पहले केस का फील्ड था वो तो उधर आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो ये वाला तो रहेगा 1/2 μ0/4 पाई 2I/A, मैं 2 कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, बाद में देखते हैं। प्लस व्हाट विल बी द फील्ड ड्यू टू QR? 0, अभी भी इन लाइन है तो कितना हो गया? 0। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QS? QS ये फाइनाइट वायर है कि इनफिनाइट वायर है? इनफिनाइट है। और सेमी इनफिनाइट है कि इनफिनाइट है? सेमी नहीं है, इनफिनाइट है। इनफिनाइट क्लियरली बोला है, इनफिनाइट। तो इनफिनाइट वायर का फील्ड कितना होता है? μ0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ करंट बाय डिस्टेंस। लेकिन करंट कितना बोला है? I/2। कितना बोला है? I/2 बराबर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये I/2 करंट है। हाफ और ये भी हाफ, बाकी सब सेम है। हाफ और हाफ कितना हो गया? 1। तो μ0/4 पाई 2I/A, हाफ और हाफ 1 हो गया। तो ये हो गया आपका H2। तो दिस इज योर H2। अभी आपको सिर्फ H1 को H2 से डिवाइड करना है। H1/H2 व्हाट वाज H1? 1/2 μ0/4 पाई 2I/A। व्हाट इज H2? μ0/4 पाई 2I/A। तो μ0/4 पाई 2I/A हो गया कैंसल। तो कितना आ गया? 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए। अभी इसका जो आंसर दिया है वो दिया है 2/3। अब प्रॉब्लम ये है, इन्होंने क्लियरली बोला अनदर इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर QS is connected at Q so that current is I/2 in QR and as well as in QS। इसमें भी करंट कितना है? I/2। आइडियली स्पीकिंग आपने यहाँ पे कनेक्ट किया एक वायर Q पे जो इन्फिनाइट है, तो ये इन्फिनाइट का केस ही बनता है। इन्होंने क्या अजम्पशन लेके सॉल्व किया है? इन्होंने ऐसा सोचा infinite you cannot count, infinite is infinite, which the things which you cannot count is infinite। तो what they are doing is, ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ तक आया 0 तक, सेम इन्फिनाइट, आधा यहाँ ले लिया। सिमिलरली इस वायर का भी आधा ही पार्ट यहाँ लिया है और आधा यहाँ मान लिया। अगर ऐसा करते, इसको भी तुम सेमी इन्फिनिट मानते, तो उस केस में चेंज सिर्फ इतना होता, यहाँ पे क्या होता? 1/2। क्या होता? 1/2। अगर तुम ये 1/2 रख रहे हो तो अंदर 1 + 1/2 है, क्योंकि तुमने जो कॉमन निकाला वो ये है, और क्या है? 1 + 1/2। तो कितना हो गया? 3/2। तो ये आ गया 3/2 μ0/4 पाई 2I/A। करेक्ट है, करेक्ट, डोंट वरी। अब जब तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 3/2। पक्का पक्का पक्का, चलो गुड। तो उस केस में व्हाट आंसर यू शुड गेट इज 1/2 μ0/4 पाई 2I/A तो ऊपर है, और ये क्या आया तुम्हारा? कितना आया? 3/2 μ0/4 पाई 2I/A। 3/2
म्यू 0/4 पाई 2i/a, दिस इज कैंसल आउट, ये भी क्या होगा कैंसल, तो आंसर क्या होना चाहिए 1/3 की 2/3, 2/3, एक्स्ट्रा 2 कहाँ दिख गया तुमको, कहाँ दिख गया एक्स्ट्रा 2, तो एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आ गया, नहीं आया ना एक्स्ट्रा 2। तो रिमेंबर क्वेश्चन जैसा फ्रेम्ड किया है उसके हिसाब से दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट 1/2, क्योंकि उन्होंने इन्फिनाइट बोला है तो मुझे उसको इन्फिनाइट लेना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/2 शुड बी द आंसर, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट ही होता है, फिर उसको मैं फाइनाइट नहीं मान सकता हूँ। तो आंसर की जो दिया है वहां पे उसको करेक्ट कर लो, यू हैव टू राइट 1/2। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, क्वेश्चन के फ्रेमिंग के हिसाब से तुमको लगता है आंसर 1/2 है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑनलाइन 2/3 दिया है, बुक्स में 2/3 दिया है, उसका रीजन है ओनली अंडर वन कंडीशन यू कैन टेक इट टू बी सेमी इनफिनाइट, वेयर आर यू फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड M which is just above point Q, और जो QS वायर है वो भले इनफिनाइट है लेकिन Q पॉइंट इज लाइक ओरिजिन से आगे इनफिनाइट भी हो तो उसको सेमी इनफिनाइट मानते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इनफिनाइट, 0 टू प्लस इन्फिनिटी इज सेमी इनफिनाइट। अभी पक्का हो गया फिक्स, तो आपका आंसर 2/3 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा आंसर, देखो गलती कहाँ होती है, ये छोटे छोटे करेक्शंस यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस, ये तो चेंज नहीं होने वाला, पहला पार्ट जो था, एक काम करता हूँ अभी इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, मैं कर दिया, म्यू 0/4 पाई i/a हो गया, गुड, तो ये जो पहला पार्ट है ये तो यही आएगा, ये नहीं चेंज होगा। सेकेंड पार्ट में यू आर सेइंग इट टू बी सेमी इनफिनाइट बोल रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 लिख लिया, वेरी गुड। अब देखो क्या क्या कॉमन निकलता है, देखो म्यू 0/4 पाई i/a कॉमन आ गया, क्या बचा पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में क्या बचा 1/2 नहीं बचा, इधर गलती की 1/4 बचा, पक्का श्योर 100% श्योर, म्यू 0/4 पाई i/a बाहर आया, ये 2 क्यों लिखा यहाँ पे, ये 2 वाई दिस 2, फॉर्मूला में 2 आता है, इसलिए तुमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। म्यू 0/4 पाई i/a बाहर निकाला तो क्या बचा 2/4, मतलब कितना 1/2, हाउ मच इज दिस 3/2, पक्का ना 3/2, यस दिस इज 3/2। जब रेशो लोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपको मिलेगा क्या 2/3। तो ये जो हमने लिखा ये सारा स्क्रैच आउट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, अगर वो लॉजिक यूज किया, अभी हर जगह पे उन्होंने वैसा मान के रखा है तो हमको भी मानना चाहिए, बट विथ कंडीशन इज दैट यू हैव टू टेक दिस एज ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के आगे भले इन्फिनाइट हो वो सेमी इन्फिनाइट ही माना जाता है। तो अब यू हैव योर आंसर मैचिंग विद द आंसर की, म्यू 0/4 पाई i/a 3/2 which is basically 2/3, तो not this one but this one। एग्जाम में गलती मत करना, इधर कर लिया ठीक, पर अभी याद रखना है इसके आगे, मैं और इसको चेंज करूंगा जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एक बात बताओ, अब ये जो वायर था PQR कैसा था इन्फिनाइट था, उसमें से PQ सेमी इन्फिनाइट है और ये भी क्या है सेमी इन्फिनाइट है। अब मैं PQ को ही इन्फिनाइट कर लेता हूं, सेम आंसर आएगा, क्या आएगा, जब तक ये पॉइंट Q के ऊपर है तब तक आंसर सेम आएगा, डन, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। नाउ वापस केयरफुल, एग्जाम में गलती नहीं करना, आंसर आपका 1/2 कब आएगा, जब QS वायर, ये जो वायर था ना QS, वो Q से नहीं स्टार्ट हुआ, ऐसा बोला हो
कि तुमने और एक वायर लिया और उस वायर को तुमने -∞ से +∞ तक स्ट्रेट रखा है, स्ट्रेट। अभी इस केस में Q पॉइंट ओरिजिन है क्या? नहीं है। Q ओरिजिन है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 1/2, क्योंकि अभी इन्फिनाइट वायर हो गया। गुड। तो 1/2 कब आएगा? जब वो जो नया कंडक्टर है वो Q से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, तब वो -∞ से कहां जा रहा होगा? प्लस। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। चलो अगला क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन में you have to tell me if I make any mistake. I will not make, but you should tell me. A long straight wire along z axis. तो पहले आपको z axis फिक्स करना चाहिए। You can take z axis as you want. You can take vertical, you can take coming out from the plane of board. मैं तो इसको लूंगा coming out from the plane of board. तो z axis is coming outside. Carries a current I, मतलब current is also coming outside. हाँ, लेकिन नेगेटिव बोला है तो it is going inside. नेगेटिव, ओके। तो current is going inside मतलब नेगेटिव। The magnetic field B bar at a point having coordinate xy कोऑर्डिनेट है, तो xy प्लेन में है। वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में है। इन द z=0 प्लेन, z=0 मतलब xy प्लेन। अब थोड़ा सा 3D भी समझ लो। 3D में 3 डायमेंशंस में अगर मैं x0 बोल रहा हूं तो वो yz प्लेन होता है, अगर मैं y0 बोल रहा हूं तो वो xz प्लेन हो रहा है, और अगर मैं z0 बोलता हूं तो वो xy प्लेन है। तो सबसे पहले you have to fix the directions. What I will do is, this is y-axis, this is x-axis, this is x, this is y, this is the origin of the Cartesian coordinate system, and z is coming out. Z-axis is coming out. Z is coming out, तो current is going in. हाँ, Z is coming out, तो out के लिए क्या दिखाना चाहिए? डॉट। लेकिन करंट कहाँ जा रहा है? अंदर, तो क्या दिखाया? क्रॉस। या तो ऐसा कर लो, आई विल प्रेफर दिस नोटेशन। तो Z एक्सिस इज कमिंग आउट, सो करंट इज गोइंग इन, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बोला है करंट। आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है एट सम पॉइंट इन XY प्लेन, सम पॉइंट, आई विल टेक दिस पॉइंट टू बी ओवर हियर, सम पॉइंट P, x, y। गुड। इस पॉइंट पे आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सबसे पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये डिस्टेंस है वायर का, पॉइंट से डिस्टेंस है ये, सम डिस्टेंस। गुड। हाउ मच डिस्टेंस? √of x² + y²। क्यों? क्योंकि ये होता है x और ये होता है y, तो वो डिस्टेंस तो तुमको √of x² + y² मिल जाएगा, दिख भी रहा होगा। तो उसको फिलहाल वैसा रखते हैं। तो r² इज x² + y²। चलो यहां तक तो ठीक, बराबर। गुड। तुमको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड और तुमको दिया है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म दिया ना? पहले ये बताओ, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट गोइंग इन। अब अगर वायर के एग्जैक्ट ऊपर ये पॉइंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता? अलोंग x। और अगर x एक्सिस पे पॉइंट होता तो कहाँ होता? अलोंग -y। लेकिन ये तो बीच में है। कहाँ पे? बीच में है, बीच में है, बीच में है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, ऐसा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल होगा ना, कर्ल योर फिंगर्स। अगर y एक्सिस पे पॉइंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? x। x एक्सिस पे होता तो क्या होता? -y। ये xy प्लेन में है तो दिस इज द डायरेक्शन। पक्का? ये समझेगा तो अगला स्टेप समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। इज दैट क्लियर? गुड। इफ दैट इज क्लियर, व्हाट आई विल डू इज, मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ। इफ दिस इज थीटा, हाउ मच इज दिस एंगल? y। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर थीटा है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस परपेंडिकुलर दिस टू लाइंस आल्सो थीटा। ये थीटा है, ये b इसको परपेंडिकुलर है और ये y इसको परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना है? थीटा है। तो ये b है, तो b का एक कंपोनेंट यहाँ आ गया,
कौन सा कंपोनेंट आ गया? कॉस कंपोनेंट। कौन सा? कॉस। तो ये आ गया बी कॉस थीटा बराबर। और ये कौन सा कंपोनेंट है? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। बी साइन थीटा मतलब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आई कैप पॉजिटिव होना चाहिए और जे कैप नेगेटिव होना चाहिए। आई कैप पॉजिटिव होना चाहिए और जे कैप नेगेटिव होना चाहिए। बराबर, करेक्ट। तीन तीन ऑप्शन है, सॉल्व करना पड़ेगा हमको। विल हैव टू सॉल्व दिस, नो ऑप्शंस, सॉल्व करना पड़ेगा हमको, शॉर्टकट नहीं ले सकते। अच्छा, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट? बी एक्स आई कैप माइनस बी बाय जे कैप, माइनस डायरेक्शन की वजह से। व्हाट इज बी एक्स? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। व्हाट इज बी बाय? बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का पक्का। व्हाट इज बी? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? म्यू जीरो बाय, हाँ म्यू जीरो बाय, अब वैसे भी वो कॉमन ही है, कॉमन है तो कॉमन रख दो, बाहर निकाल लो इसको, बाद में लिखते हैं। व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब y बाय आर, आई कैप। व्हाट इज कॉस थीटा? x बाय आर जे कैप। एक्सीलेंट, सही है। तो b बाय आर आ गया बाहर, y आई कैप माइनस x जे कैप, y आई कैप माइनस x जे कैप, y आई कैप माइनस x जे कैप। चांसेस ऑफ गेटिंग ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या? दिया ना, ए हो गया खत्म। ए फिर मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आई विल नॉट लीव दिस इन बिटवीन, आई विल सॉल्व। एक बात बताओ, व्हाट इज बी? म्यू जीरो बाय 4 पाई 2 आई बाय डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? आर। ये बी है और एक आर था हमारे पास, था कि नहीं? तो आर स्क्वायर, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। तो यू हैव बी बार इक्वल्स टू, बी बार इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ 2 है ना, तो ये 1 और ये 2 जा, तो ये हो गया आपके पास म्यू जीरो बाय 2 पाई आई बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड फाइनली यू हैव वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है एक्स कॉमा वाई। इमेजिन इफ आई आस्क यू माइनस एक्स कॉमा वाई, व्हाट विल बी द आंसर? माइनस एक्स कॉमा वाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट अगर होगा तो उस केस में रिमेंबर उस केस में यहां पे द फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड का, तो बीच में सिर्फ क्या साइन आएगा? प्लस। डन, गुड। इफ आई से माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट अगर देखोगे, यू हैव टू इमेजिन, ऑलवेज इमेजिन थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ऐसा तुमको एज अ होमवर्क हर एक क्वाड्रेंट में करके देखना चाहिए। तो एज एन असाइनमेंट यू शुड डू सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। तो 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तुम्हारे। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। दिस इज एक्चुअल, ये सारे क्वेश्चन JEE कर रहे ऐसा लगता है हमको, अब तक तो सिंपल चल रहा था। अ कंडक्टर लाइज अलोंग द z एक्सिस, ये देखो एक कंडक्टर है अलोंग द z एक्सिस। अब देखो क्या बोला है, एट माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.5। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? One in the white. What is the meaning of conductor lies along z axis at minus 1.5 less than equal to z less than equals to 1.5. Length of conductor is 3 meter.
-1.5 से +1.5 तक है, तो कंडक्टर का लेंथ तुमको दिया हुआ है 3 मीटर्स का। गुड। एंड कैरीज अ फिक्स्ड करंट ऑफ 10 एम्पियर इन -AZ कैप। -AZ कैप मतलब नीचे, तो करंट इज फ्लोइंग डाउन नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। फॉर अ फील्ड b bar equal to 3 into 10⁻⁴ e raised to -0.2 x ay कैप। मैग्नेटिक फील्ड ay कैप डायरेक्शन में है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है? y एक्सिस के अलोंग, दिखाया भी है y एक्सिस के अलोंग। करंट जा रहा है नेगेटिव z में, करंट जा रहा है नेगेटिव z में, और फील्ड उसको परपेंडिकुलर है, क्योंकि फील्ड इज अलोंग y। गुड। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड। Find the power required to move the conductor at constant speed. 2 x equal to 2 y equal to 0, मतलब आपको ये कंडक्टर को ओरिजिन से उठा के यहां रखना है, नए लोकेशन पे, लोकेशन में दिखा दिया, लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ कंडक्टर को मूव करना है ओरिजिन से इस पॉइंट तक। कितने टाइम में मूव करना है? 5 × 10⁻³ सेकेंड। Assume parallel motion along the x-axis, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन ही नहीं समझा तो गए। क्वेश्चन ऐसा है, एक कंडक्टर है, सिंपल लैंग्वेज में 3 मीटर लेंथ है कंडक्टर का, उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव z डायरेक्शन में, और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया y डायरेक्शन में। इस कंडक्टर को हमको ओरिजिन से x इक्वल टू 2 डिस्टेंस तक लाना है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस लाना है विथ कांस्टेंट स्पीड, और उसको 0 से 2 मीटर तक लाना है 5 × 10⁻³ सेकेंड में। तो बताओ कितना पावर लगेगा, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड। डिफिकल्ट दिखता है, क्वेश्चन सिंपल है। व्हाट इज पावर? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, सही बात है। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ, लेकिन वो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, इंटीग्रेशन। 11th स्टैंडर्ड के लॉज ऑफ मोशन में सीखा है तुमने। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन f dx। तो यू हैव टू, टाइम को तो बाहर रख दो, वर्क डन इज इंटीग्रेशन f dx, बराबर, करेक्ट, फ्रॉम सम x1 to x2, which is x1 is 0 and x2 is of course 2 meter displacement. Now the issue is, what about force? What is the equation of force? What is force acting on a conductor carrying current in an external magnetic field? Force acting on a current carrying conductor, BIL sin theta, लेकिन थीटा इज द एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो 90 है ना, वो तो मैंने बोला कंडक्टर अलोंग z एक्सिस है और फील्ड अलोंग y, वो तो 90 है, तो ये हो जाएगा BIL, डन, BIL तुमको पता है dx, है तक क्लियर? ओके, गुड। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा तुम एग्जैक्टली इंटीग्रेट कर किस पे रहे हो, b पे, क्योंकि b इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? x है, करेक्ट। तो करंट तो कांस्टेंट वैल्यू है, करंट इज 10 एम्पियर, दैट इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, तो I और L तो बाहर आ गया, यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन b dx, क्योंकि b इज अ फंक्शन ऑफ x, वो दिया हुआ है फॉर्मूला तुमको। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लगता है कि सच में कुछ कर रहे हैं हम लोग। गुड, फाइन। तो IL/T इंटीग्रेशन x1 to x2 b, व्हाट इज b? 3 × 10⁻⁴ e raised to -0.2x, इतना था, और साथ में dx लगा दिए, ठीक है। तो IL/T × 3 × 10⁻⁴, अभी मैं लिमिट्स डाल देता हूँ 0 से 2, e raised to -0.2x dx। What is integration of e raised to f of x? E raised to f of x upon derivative of f of x.
तो यू हैव आई एल बाई टी इंटू 3 इंटू 10⁻⁴। इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू माइनस 2 माइनस पॉइंट एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ, हाँ तो माइनस 0.2x। डेरिवेटिव लेने के बाद x गया, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया, नीचे डेरिवेटिव होता है, जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे होता है। गुड, हो गया। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2, लिमिट्स लगा दिए। अब हम एक काम करेंगे, अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू, और जो नेगेटिव साइन है ना, मैं इसको दे देता हूँ और लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो पावर p इक्वल्स टू करंट, करंट कितना है 10, टाइम कितना था 5 इंटू 10⁻², टाइम नीचे है, लेंथ कितना था 3, लेंथ कितना है 3 है, क्योंकि -1.5 से 1.5 है और 10⁻³ है, 5 इंटू 10⁻³ यस, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो ठीक है, मैंने नेगेटिव साइन इसको दे दिया और ये 0.2 बचा ना, ये 0.2 बचा। गुड, और नेगेटिव साइन देने के बाद लिमिट्स हो गया इंटरचेंज, तो 2 से हो गया 0। गुड, अब लुक 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 0.2 इंटू 5 1, 10 इंटू 10⁻⁴, 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल, तो बाहर क्या बचा 9। अपर लिमिट e रेज टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0, माइनस e रेज टू माइनस 0.2 इंटू 2 बराबर, एनीथिंग रेज टू 0 इज, मतलब e रेज टू 0 1 आता है, तो ये 1 आ गया, और ये 1 अपॉन e रेज टू 0.4 आ गया। माइनस था तो नीचे आके प्लस हो गया। अब e रेज टू 0.4 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। व्हाट इज e का वैल्यू 2.7, 2.7 रेज टू 0.4 मतलब 4/10 मतलब 2/5। ठीक है, वो लॉग टेबल या किसी से आप दिया भी होता है, बट आई विल जस्ट डू इट बाय कैलकुलेटर, आई डोंट वांट टू स्पेंड मच टाइम डूइंग दोस कैलकुलेशंस। तो मैं एक काम करता हूँ, e रेज टू मतलब 2.7 रेज टू पावर कितना आया, ये ऊपर था ना, इसको -0.4 रख देते हैं, -0.4 पावर 2.7 रेज टू माइनस, ऐसा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, 2.7 रेज टू कैलकुलेटर 0.4, ठीक है, कितना आया 1.48, 1.5 मान लो, 1.5 3/2, तो ये 2/3 आता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.48 0.67 वही आता है, 0.67 ही आता है, तो 9 1 माइनस दिस इज 2/3, 0.67 इज 2/3, हाउ मच इज दिस नाउ, कितना 1/3, हाउ मच इज द पावर, अप्रोक्सीमेटली 3/3 के आसपास आंसर है क्या, है, देखो तो ऑप्शन बी दिया है क्या, मेन में तो आंसर मैच होना चाहिए ना, कौन सा था 8B, यस बी, डन। तो अभी ठीक है, ये एक वैल्यू याद रख लो, e रेज टू 0.4 इज 1.5, 1.5 इज 3/2, तो 2/3 बन गया। तो ये कुछ वैल्यूज याद रखना जरूरी होता है, यू विल नीड इट एट अदर प्लेसेस आल्सो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आई थिंक आई शुड गिव यू फॉर असाइनमेंट, तो ये आप खुद करोगे। दिस आई विल टेल यू, क्योंकि इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बना के दे दूंगा मैं, यू विल हैव टू यूज ट्रिक ऑलवेज, तो ट्रिक पे ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r a, जो बोलना है बोल दो, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस, एक्सिस पे जहां पे तुमको फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो आपको बोला है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 54 माइक्रो टेस्ला एक्सियल, और आपको पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब आपको एक्सिस पे वैल्यू दिया है और पूछा कहाँ है सेंटर पे। कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी सेंटर पे दिया होता है एक्सिस से पूछा होता है, कभी कभी रेशो पूछा होता है, क्या पूछा होता है रेशो।
तो जो मैं एक ट्रिक बना के दूंगा वो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कवर करेगा. बट आई वुड वांट टू नो ऑफ कोर्स फ्रॉम योर साइड, इफ आई हैव अ लूप, the radius is, let us say, a, the point P on the axis is at a distance of x from the center. मुझे ये बताओ, what is the magnetic field at the center of the loop? नहीं याद. mu 0 by 2 I by a. I was expecting याद होगा. What is at the axis? mu 0 by 2 I a square upon a square plus x square raised to 3y. फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा ध्यान रखो, यू विल नीड दिस. गुड, पक्का याद रखोगे क्या? श्योर. कौन सा क्वेश्चन है? 10th है ना? ठीक है. तो सेंटर बाय एक्सिस, इसको डिवाइड कर लेना. जब डिवाइड करोगे म्यू 0 आई बाई 2 गया. ए अपॉन सिर्फ ऊपर, ये नीचे ए आएगा क्योंकि इनवर्स है ना, इनवर्स. हाँ, तो ये म्यू 0 आई बाई 2 गया, तो यहाँ पे क्या आया? 1 बाय ए. एंड दिस, व्हाट इज दिस? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. अब एक काम करो, ये ए और ये ए स्क्वायर कितना हो गया? अरे बाबा, ए क्यूब होगा, कैंसिल नहीं होगा, नीचे आएगा, ए क्यूब आएगा. क्या आएगा? ये, और ये ऊपर जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? ए क्यूब. मुझे पता है इसका रेज टू क्या है? 3/2. मुझे पता है. मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई विल डू इज, आई विल डू वेरी सिंपल थिंग. मैं इसका 3 और इसका 3 मतलब पावर क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ. कैन आई डू दिस? यस, निकाल लिया कॉमन. गुड. अब ये ए को रूट के अंदर भेजूंगा, तो कैसे भेजूंगा? स्क्वायर करके. वेरी गुड. तो बी सी बाय बी ए इक्वल्स, तो याद रखना अब ये क्यूब बाहर है, इसको अंदर भेज दिया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रेज टू 1/2. पक्का? अब मैंने ना ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को 1 कर लिया. क्या कर लिया? 1. पक्का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रेज टू 1/2. पक्का? श्योर? नहीं? बोल. हाँ, बोल. बराबर? करेक्ट? राइट? और बाहर कौन था? 3 था, तो वो 3 इसको दे दिया. चलेगा क्या? यस. अगली बार से फॉर्मूला याद रखो. सीधा यहां से स्टार्ट करो, और ये फॉर्मूला वर्क होता है कि नहीं अब भी समझ में आ जाएगा हमको. तुमको सेंटर में पूछा है फील्ड, यस और नो? हाँ कि ना? और कहाँ दिया है? एक्सिस पे, और माइक्रो टेस्ला में दिया है, और आंसर भी किस में है? माइक्रो टेस्ला में. तो एक काम करना, BC अपॉन 54 था ना ये? 54. वेरी गुड. 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी थी? 4 सेंटीमीटर. ए की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर. तो कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं. 4/3, 4 का स्क्वायर 16/9. तो एक्स टू कितना? 3/2. व्हाट इज 1 प्लस 16/9? 25/9. वेरी गुड. तो BC अपॉन 54 25/9 रेज टू 3/2. हाँ कि ना? रेज टू 3/2. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स. व्हाट इज 25 का रूट? 5. व्हाट इज 5 का क्यूब? 125. व्हाट इज 9 का रूट? और 27. बराबर? 1 एंड 2 50. 125 इंटू 2 कितना? 250. तो पहले तो ऑप्शन में 250 माइक्रो टेस्ला है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. है. और आंसर मैच हो रहा है क्या? नहीं. क्वेश्चन नंबर 10 ए आंसर है. तो अगली बार इस टाइप के क्वेश्चन में ये कुछ करना नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो ऐसे ट्रिक बनाते जाओ, एक फॉर्मूला से 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 3-4 स्टेप में खत्म. लेट अस मेक दिस इवन इंटरेस्टिंग. ये तो तुमको मैंने सिर्फ एक ट्रेलर बताया, अभी ट्रिक बनते कैसे है. बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता. 1-2 क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं बनते. ये जो क्वेश्चन है
मैं आपको देता हूं इसका एक एक्सेलेंट ट्रिक। ऐसा है, रेस टू क्या था 3/2। नाउ इफ आई टेल यू x इक्वल्स टू a, मतलब एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस और रेडियस की वैल्यू सेम है। अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1, ये 1 हो गया, 1 + 1 रेस टू 3/2, 2 का क्यूब 8, 8 का रूट 2√2, राइट। अब अगर मैंने आपको बोला इफ आई टेल यू कि x इक्वल्स टू 2a, मतलब एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो यू हैव bc/ba इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहाँ पे तुम लिखोगे 2a/a, इसका स्क्वायर, उसका रेस टू 3/2, तो 4 + 1 5, 5 रेस टू 3/2, मतलब 5√5। वेरी गुड, सही है। नाउ इफ आई टेल यू, मैं अभी बस एक लास्ट वैल्यू, फिर मैं तुमको ट्रिक देता हूँ, bc/ba इक्वल्स टू 1 प्लस कितना आएगा 3a/a, इसका स्क्वायर रेस टू 3/2, a कैंसिल, 3 स्क्वायर इज 9, 9 + 1 इज 10, 10 का क्यूब इज 1000, 1000 का रूट इज 10√10, कितना 10√10। अब बन गया ट्रिक हमारा, बताता हूँ कैसे। if you have x equals to n times of radius, it is just n + 1 root of n + 1, खत्म। करके देखो, अगर x इक्वल टू a था तो n की वैल्यू क्या थी 1, अगर x इक्वल टू a था तो n की वैल्यू क्या थी 1, क्या है आंसर 2√2, है ना, 1 + 1 2√2। अगर n की वैल्यू, अगर x इक्वल टू 2a है, n की वैल्यू कितनी है 2, बराबर, पक्का, हाँ, n² + 1, ओके, n² + 1 2 स्क्वायर, 4 + 1 5, 5√5। अगर x इक्वल टू 3a है तो n की वैल्यू कितनी है 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 + 1 10, 10√10, बराबर। इफ आई टेल यू x इक्वल टू 5a, 26√26, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम से सिर्फ देख लेना x और रेडियस का रिलेशन क्या आ रहा है, रेशो क्या आ रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि x/a इज n, रेशो ऑफ x/a। तो ये ट्रिक लगा देना, हो गया काम, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।